अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट बीकॉम पार्ट वन इकोनॉमिक्स के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह स्टार्ट करें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये चीज़ें आपके सिलेबस में रह गई थी। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज, इन्फ्लेशन क्या होता है इसकी होना ज़रूरी है, टैक्स क्या होते हैं, टैक्स की टाइप क्या होती है, टैक्स होते क्या है इसकी होना ज़रूरी है, और सेंट्रल बैंक किस तरह से काम करता है। जब ये आपको नॉलेज होगी तो इंशाल्लाह आपको बाकी की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपकी बेस है, और इंशाल्लाह फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे। आपको एग्ज़ाम के लिहाज से जो आपको नोट्स हम कोचिंग में प्रोवाइड किए थे, जिसके अंदर सारी चीज़ें, ये सब स्लाइड्स हमने उन्हीं नोट्स से लेके, उन्हीं नोट्स के मटेरियल से लेकर बनाई है। ठीक है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं पास पेपर्स को देखते हुए, और आपको एक्चुअली जो पास पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिहाज से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपका फोकस होगा, अक्सर क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव पे और होती क्या है इस पे, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रिलेट करती है इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट कौन से, जो बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट डील होते हैं, जो लोन के लेने और देने पर बैंक चार्ज करते हैं। ठीक है, जो लोन के लेने और देने पे बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उन इंटरेस्ट रेट को डील करने का नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। और टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट क्या करती है, मुल्क के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है सर्टेन चीज़ों पे, और उनको कंट्रोल करती है। तो जो अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी की फ्लक्चुएशन को, जिसको हमने बिजनेस साइकिल में पढ़ा था, बिजनेस साइकिल क्या होता है कि जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन जारी होती हैं, अगर गवर्नमेंट उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करता है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जो वो खर्चे कर रहा है, आगे चल के हम समझेंगे वो किस तरह से होते हैं, उनको कंट्रोल करेगा, कम और ज़्यादा करेगा, या टैक्सेशन के अंदर चेंजेस लाएगा। और गवर्नमेंट अगर मुल्क के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अगर टैक्स इंटरेस्ट रेट को डील करता है, अगर इंटरेस्ट रेट को डील करता है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने यूज़ की है इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो टैक्स क्या होता है, अगर हम टैक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें, इंट्रोडक्शन है, वी हैव जस्ट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ओनली स्पेंडिंग मनी दैट दे रिसीव। द नेक्स्ट सेक्शन इज कंसर्न विद द मेन वे in which the government receive their income through taxation। तो अभी हमने अपने जो पिछले जितने भी लेक्चर हैं अकॉर्डिंग टू नोट्स, उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने मेन खर्ची करती है, जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब हम गवर्नमेंट की इनकम की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ों पे टैक्स लगाती है। जब भी हम कोई साबुन खरीदते हैं उस पर टैक्स, पानी पे टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स, गाड़ियों के खरीदने पे टैक्स, फूड आइटम के खरीदने पे टैक्स, तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो फंक्शन ऑफ टैक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टैक्स को अगर हम समझें तो टैक्स एग्जिस्ट फॉर सिवरल पर्पसेज इन द इकोनॉमी। टैक्स के सिवरल पर्पसेज होते हैं। सबसे पहले फिस्कल, फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। फिस्कल मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, टैक्स फ्रॉम द बजट। अच्छा, बजट क्या होता है, जिस तरह से तुम्हारा घर का बजट होता है, तो घर में क्या है कि कितनी इनकम है और कितनी एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम और कितने एक्सपेंडिचर है, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो हमारा घर का बजट बनता है। इसी तरह गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट गुड्स पे खर्च करती है, लोगों की वेलफेयर पे खर्च करती है, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, गवर्नमेंट इदारों पे खर्च करती है, वो सारा जितना वो खर्च करती है वो गवर्नमेंट के क्या है, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, और इनकम उनका टैक्स रेवेन्यू होता है। तो इसका पर्पसेस क्या आते हैं, फिस्कल टैक्स फ्रॉम द बजट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट कैन एलोकेट रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। टैक्स गवर्नमेंट लेती है, और उससे जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं वो पूरी कंट्री के अंदर अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टैक्स का जो दूसरा पर्पज है वो क्या है, एलोकेशन। एलोकेशन क्या है, इट एक्ट ऑफ मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब इनकम होता है, मनी होता है, बिटवीन द वेरियस ग्रुप सिटीजन, वेल्दी, पुअर, एज मीन ऑफ मेंटेनिंग द
सोशल स्टेबिलिटी। तो ये इसका मतलब क्या है कि री एजुकेशन या एजुकेशन, एजुकेशन मतलब जो अमीर लोग हैं वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाकर वो जो टैक्स रेवेन्यू है, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव सेक्टर है, जो गरीब सेक्टर है, जिनके पास अपने बेसिक खाने की और हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटी देना, ताकि इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाए कि स्टेबिलिटी कायम हो जाए। रेगुलेटरी एक पर्पस है, द वे ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम फर्म टू इम्पोजिंग टैक्स। अब अगर फर्म के बिहेवियर में भी टैक्स के थ्रू ये असरअंदाज होता है, वो किस तरह से, अगर फर्म कुछ ऐसी चीज़ें बना रही है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, बट लोग फिर भी उसकी डिमांड है, लाइक सिगरेट है, लाइक एक्सपेंसिव कार है, वो फिर भी है, मगर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो कम अगर मार्केट में उसकी डिमांड हो जाए तो उस पर टैक्स इम्पोज ज़्यादा कर देगी। जब टैक्स इम्पोज ज़्यादा कर देगी तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली लोग उसको खरीदना पड़ेंगे। जैसे जैपनीज गाड़ियाँ, उनके ऊपर 200-300% टैक्स लगता है। जब 200-300% टैक्स लगता है तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि लोग फिर लोकल गाड़ियों की तरफ जाते हैं। इस तरह से हमारी लोकल इंडस्ट्रियाँ इंप्रूव होती हैं और फिर लोग, वो चौकीदार, वो दुकान वाला, वो ठेले वाला, वो चौकीदार, वो फ्लोर मैनेजर, वो सफाई करना, सबको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और मुल्क में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये भी फॉर्म के बिहेवियर और टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट लोगों के बिहेवियर पर असरअंदाज होती है। इंसेंटिव स्टिमुलेटेड स्पेशल टैक्स अरेंजमेंट फॉर द सर्टेन मेंबर ऑफ सोसाइटी द रिजल्ट ऑफ पास अचीवमेंट। कुछ लोगों को टैक्स इंसेंटिव भी देती है। टैक्स इंसेंटिव देने का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को टैक्स इंसेंटिव देती है, और टैक्स इंसेंटिव देने का मतलब क्या होता है कि वो लोग ताकि इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म करें। अगर कोई इकोनॉमी का सेक्टर हमारा लूज हो रहा है तो उसको टैक्स इंसेंटिव देने की, लाइक आईटी सेक्टर को, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, ताकि उनकी एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट किसी के पास जाकर समझाती नहीं है, तो उनको टैक्स के कम और ज़्यादा करने से इकोनॉमी पे असरअंदाज होती है। ठीक है, स्लाइड देखते हैं। कैनन ऑफ टैक्स, ये वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनोगे, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इवन तुम्हारे सिलेबस में इसका इतना कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट एज ए कॉमर्स स्टूडेंट तुम अब ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ के जा रहे हो और फिर आगे मुश्किल ही तुम पढ़ो बीकॉम से पहले। तो कैनन ऑफ टैक्स मतलब क्या होता है, द कैनन ऑफ टैक्स रेफर टू द quality that the good taxation system must possess. These are the facts associated with the administration aspects of tax system. कैनन ऑफ टैक्स सिंपली क्वालिटी ऑफ गुड टैक्सेशन टैक्स सिस्टम को कहते हैं। कैनन ऑफ टैक्स जब भी सुनो तो क्या कहते हैं कि देखो भाई, एक अच्छे मैनेजर की क्या क्वालिटी होती है, एक अच्छे फादर की क्या क्वालिटी होती है, एक अच्छे गवर्नमेंट सिस्टम की क्या क्वालिटी होती है, डिफरेंट क्वालिटीज है ना। इसी तरह एक अच्छे टैक्स सिस्टम की क्या क्वालिटीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैनन ऑफ टैक्स। अगर हम कैनन ऑफ टैक्स की बात करें तो ये वो क्वालिटीज बता रहा जो एक गुड टैक्स सिस्टम में होती हैं। ठीक है, और इसको किसने दिया था, एडम स्मिथ कंट्रीब्यूट द greatly on that matter and describe the following canon of tax. एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने इस कैनन ऑफ टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था और इनका बहुत ज़्यादा इसमें वर्क था और इन्होंने ये कैनन ऑफ टैक्स बताए थे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है या कैनन ऑफ टैक्स है वो क्या है, कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ इक्वालिटी, द सब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट ought to मतलब या should be, इसको यूज करते हैं, should be to contribute toward the support of the government as nearly as possible in the proportion to their respective ability, that the proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state. Equality or justice is the most imperative canon of taxation. It means that the tax paid should be proportion to the ability of the taxpayer, the amount of the पर्सनल इनकम। वो बोल रहे हैं कि आप किसी आदमी पे इतना टैक्स ना लगाओ कि जितना वो अर्न नहीं कर सकता। जबकि हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि जो अमीर लोग हैं वो कम टैक्स पे कर रहे हैं और गरीब जो बेचारा हर चीज़ खरीद रहा है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर भी यही बात कह रहा है। तो इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू टैक्स पेयर, कि वो पोर्शन जितना वो कमा रहा है उतना उस पर टैक्स लगे, जो ज़्यादा कमाए उस पर ज़्यादा टैक्स, जो कम कमाए उस पर कम टैक्स। ऐसा ना हो गरीब पे आप ज़्यादा टैक्स लगा दें और अमीर जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा हो। तो इक्वालिटी क्या बोलता है कि
उसकी इनकम के प्रोपोर्शन और एबिलिटी की हिसाब से, एबिलिटी टू पे के हिसाब से टैक्स लगे, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता। अच्छा, कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या है? अच्छा, दूसरा है सर्टेनिटी होनी चाहिए टैक्स सिस्टम में। वो क्या है? द टैक्स विच each individual is bound to pay us to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all the clear plan to the contributor and every other person. All the taxpayers should be informed as to why and when they have to pay the particular sum of tax, which is why tax budgeted are given so much publicity and transparency. There should not be single element of uncertainty in a tax. तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी टैक्स आप लगाएं और जो पॉलिसी है वो शुड बी क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि उनकी इनकम का ज़्यादा पार्ट गवर्नमेंट अपने पास ले रही है, क्योंकि देखो कोई भी अपने इनकम में से किसी दूसरे को नहीं देना चाहता जब वो खुद मेहनत करता है। तो जब वो खुद मेहनत करता है तो आप उसमें जो भी टैक्स लगा रहे हैं, जितना भी परसेंटेज लगा रहे हैं, तो उसको वो सब चीज़ें सर्टेन हो, क्लियर हो, उसको पता हो किस तरह से टैक्स पे होता है, क्या परसेंटेज गवर्नमेंट ले रही है, किन चीज़ों पे कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें शुड बी क्लियर हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, टैक्स पेयर मोटिवेट होगा टैक्स देने के लिए और काम करने के लिए। अदरवाइज वो फिर कंट्री स्विच कर जाएगा जहां पर उसको टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या है? एवरी टैक्स शुड बी लीव एट द टाइम और द मैनर इन विच द मोस्ट लाइकली टू बी कन्वीनियंट फॉर द कंट्रीब्यूटर। तो टैक्स कब लगना चाहिए? जो मोस्ट, ये नहीं कि अभी उसको रिसीव हुआ नहीं है, अभी वो उसके पास इनकम है नहीं, गवर्नमेंट बोले मुझे तो अभी दो, जब वटेवर तुम्हें कभी भी रिसीव हो। बहुत सारे टैक्स के कलेक्शन पर्पज होते हैं, मगर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि टैक्स आप इतना कन्वीनियंट हो कि जब इम्पोज करें जो उसकी कन्वीनियंट टू पे हो, क्योंकि आप किसी से उसकी इनकम का पार्ट ले रहे हैं, तो जब उसको इनकम अर्न हो जाए तब ऐसा सिस्टम बनाए कि जो टैक्स पेयर है वो बहुत कन्वीनियंटली टैक्स पे करे। द टाइम एंड द मैनर, यहाँ क्या कह रहा है? टाइम एंड द मैनर, द पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। टैक्स ऑन लैंड टू बी पेड along with the rent due. Similar consumer tax are paid when the consumer purchase goods and services, as the tax is include the price of commodity. जैसे हम लोग क्या होता है, प्राइस पहले से गवर्नमेंट किससे ले लेती है? इनडायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर से ले लेती है, और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें जाकर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो एक क्या है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए टैक्स में, और कन्वीनियंस होनी चाहिए। अच्छा, कैनन ऑफ इकोनॉमी। एवरी टैक्स शुड बी contribute as both take out and keep out the pocket of the people as little as possible over and above what is bring into the public treasury of the state. Tax is economical when the cost of collecting is small and when the amount of tax collected is equal to the treasury, which means no amount get lost in the middle of the tax collection process. A tax is also economical when it does not hamper the economic process of the country. While heavy tax or income discourage saving, tax, harmful drugs or intoxicant are considered economically, whereas the tax are raw material considered to be economically because it increase the price of manufactured goods. बोलता है इकोनॉमी होनी चाहिए, जिस चीज़ पे आप टैक्स लगा रहे हैं एक तो उसकी कलेक्शन कॉस्ट इतनी ना हो। हमारे यहाँ तो ये होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इतनी लोगों की भर्तियाँ हो जाती हैं कि उनकी सैलरियों से टैक्स एक तो करप्शन से आगे नहीं जाता, फिर उनकी सैलरियों से आगे नहीं जाता। तो एडम स्मिथ ये बोलते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत लो होनी चाहिए ताकि बहुत ईजिली उसको कलेक्ट किया जा सके। अगर उस टैक्स को ईजिली कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो कॉस्ट कभी भी जो है वो टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं होगा। और वो बोल रहा है कि ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाओ जो सोसाइटी के लिए, लाइक ड्रग्स हैं, लाइक और नशावर चीज़ें जिनका इस्तेमाल वैसे भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, तो उन पे लगाओगे तो इकोनॉमिकली है। बट अगर किसी मटेरियल पे, प्रोडक्शन के गुड्स एंड प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे लगाओगे तो उसका अल्टीमेट क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स की बात करें हम, 3 तरह के टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स,
proportional tax or progressive tax. ठीक है, within economy tax can be raised in a number of different way. In order to generate the substantial level of taxation, the government has different option at their disposal. The distinct made between the type of tax depend upon how the tax base change. The tax base is the household income or house business profit. तो ये डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं जो हाउस होल्ड की इनकम पे या बिजनेस प्रॉफिट पे लगते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रिग्रेसिव, अ टैक्स वेयर द लोअर इनकम एंटिटी पे अ हायर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम देन द हायर इनकम एंटिटी। वो ये बोल रहे हैं कि अगर जो टैक्स है वो लोअर एंटिटी पे हायर, अगर कम इनकम वाले ज्यादा टैक्स पे करेंगे और देयर इनकम एंड हायर इनकम एंटिटी, तो वो क्या कहलाएगा, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव जिसकी इनकम अगर ज्यादा होगी तो टैक्स रेट उसका कम होगा। प्रोपोर्शनल क्या होता है, टैक्स वेयर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम पे द सेम फ्रैक्शन ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज ऑल्सो फ्लैट टैक्स। फ्लैट टैक्स क्या होता है, जो चाहे आपकी इनकम हो आपको एक सर्टेन रेट पे करना है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स। ठीक है, और एक है प्रोग्रेसिव, अ टैक्स वेयर द हायर इनकम एंटिटी पे द हायर फ्रैक्शन of their income and the lower income entity. These can be take effect the number of different form. For example, the car duty is likely to be regressive in the nature. This is because the car make upon the greater percentage of the lower income household and therefore will affect them more than the higher income tax. देखो तीन तरह के टैक्स है हमारे पास, एक है रिग्रेसिव, एक है प्रोपोर्शनल और एक है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स क्या है कि लोअर इनकम वाले कम टैक्स देंगे और हायर इनकम वाले ज्यादा टैक्स देंगे। प्रोपोर्शनल क्या है कि व्हाटएवर जो भी इनकम हो सब लोग एक ही टैक्स रेट से टैक्स पे करेंगे। प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है कि हायर इनकम वाले हायर देंगे एंड लो the higher fraction of their income and then lower income entity, वो लोअर के लिहाज से ज्यादा देंगे। देखो रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें लोअर इनकम वाले ज्यादा पे करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है जिसमें हायर इनकम वाले ज्यादा पे करते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है जिसमें सब सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। ठीक है, रिग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव टैक्स वो है जहां पर लोअर इनकम एंटिटी पे हायर टैक्स, जहां पर लो इनकम वाले ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। ये क्या है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम सब सेम पे कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि वेयर हायर इनकम एंटिटी पे अ हायर इनकम टैक्स, इसके अंदर जिनकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, इसके अंदर जिनकी कम इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, टैक्स की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एज वी एनी रिजीम, टैक्स रिजीम की बात हो रही है, दैट द गवर्नमेंट इम्पोज देयर विल बी अ गुड वे और बैड वे ऑफ कंडक्टिंग। There are the number of characteristics that we can draw out that are important in creating a system that is good. कुछ characteristics होती हैं जिनकी वजह से कोई भी टैक्स सिस्टम गुड और बैड होता है। उसमें क्या है, एफिशिएंसी है, इक्विटेबल है और बेनिफिट प्रिंसिपल है। एफिशिएंसी क्या है, अ टैक्स शुड बी रेज रेवेन्यू विदाउट क्रिएटिंग नेगेटिव डिस्टॉर्शन इन द इकोनॉमी सच एज डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्ट। एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों पे इतना टैक्स ना लगे कि लोग क्या करें, लोग बोले यार इधर इस कंट्री से स्विच करना चाहिए, बिजनेसमैन अपना सरमाया लेके किसी और इन्वेस्टमेंट लेके किसी और मुल्क में चला जाए जहां पर उसको टैक्स के अंदर रिलीफ मिले, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका एक बड़ा पार्ट कोई दूसरा ले ले। ठीक है, इक्विटेबल क्या है, टैक्स शुड बी पेड बेस्ड अपॉन द समवन एबिलिटी टू पे। तो यानी कि टैक्स कैसा होना चाहिए जिसके अंदर एबिलिटी, गरीब के ऊपर कम टैक्स लगे क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी टू पे कम है, अमीर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगे क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे ज्यादा है। Benefit principle, a principle where people should pay tax based upon the utility that they can gain from its implementation. Implementation मतलब जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो उससे उतनी यूटिलिटी भी हासिल कर रहा हो। देखो एक आदमी बेचारा मेडिसिन खरीद रहा है, तुम उस पर टैक्स लगा दोगे तो उसको तो वो तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाएगा, बोलेगा मैं तो लाइफ सेविंग ड्रग खरीद रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हो। बट एक बंदा मर्सिडीज खरीद रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो दे हैव एबिलिटी टू पे और वो उसको अफोर्ड कर सकता है। तो ठीक है, बेनिफिट ऑफ टैक्स
होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास वैसे दो टाइप ऑफ टैक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, हमें पता होना चाहिए। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोथ विच डिजर्व डिस्कशन इन देयर इफेक्टिवनेस raising government revenue. अच्छा, first direct tax is the one where the money is raised directly from an entity in a economy. direct tax होता है जो directly money raise करती है गवर्नमेंट के लिए। तो direct tax paid directly to the government by the person on which it was imposed, जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही टैक्स पे करेगा। लाइक डायरेक्ट टैक्स हमारे होते हैं, जैसे हमारी सैलरी पे जो टैक्स कटता है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम्पल, द मेन एग्जाम्पल ऑफ इनकम टैक्स, इसकी मेन एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। अ पर्सन पे अ टैक्स बेस्ड ऑन देयर इनकम दैट इज अर्न। यहाँ पर क्या कह रहा है? दीज टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट अदर एंटिटी एंड इंस्टेड हैज टू बी फुलफिल अ पर्सन। ये दूसरों पे ट्रांसफर भी नहीं होता, जिसके ऊपर होता है वही इसको पे करता है। अदर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, नेशनल इंश्योरेंस टैक्स है, कंट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट टैक्स। ये सारे टैक्स डायरेक्ट जिस बंदे पे लगते हैं वही पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पे लगते हैं वही इनको पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लो। फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव देयर आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज रेज रेवेन्यू। एडवांटेज क्या है? इक्विटेबल, पीपल विद द हायर इनकम पे मोर इनटू द सोसाइटी देन दोज विद लेस इनकम, क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक ये है कि इक्विटेबल होता है, लाइक जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पड़ेगा। कॉस्ट कलेक्शन इज लो, मीनिंग एन इकोनॉमिकल वे ऑफ रेजिंग रेवेन्यू सेविंग एक्सपेंस। तो इसके अंदर क्या है कि सिंपल सा आप जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय गवर्नमेंट उनका डाटा ले लेती है और फिर उनकी सैलरीज ले लेती है, सैलरी स्लिप के बाद उनका टैक्स है, तो उसकी कलेक्शन कॉस्ट कम आती है जो गवर्नमेंट के लिए गुड है। अच्छा, रिलेटिवली सर्टेन, द गवर्नमेंट कैन बी एस्टिमेट हाउ much it will receive allowing after planning project। गवर्नमेंट इजीली इसको कैलकुलेट करना इसलिए भी आसान है कि गवर्नमेंट को सबकी सैलरीज पता चल जाती है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगा देता है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। Flexible, if a government need to raise the revenue quickly it can do so by raising direct tax। अगर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो वो डायरेक्ट टैक्स लगाए। डिसएडवांटेजेस क्या है? पॉसिबल टू डिसएडवांटेज क्या है? पॉसिबल टू एवेड टैक्स एविएशन, जो लोग इनकम टैक्स नहीं पे करते उनके लिए आसान होता है कि वो अपने आप को शो ही नहीं करें। इट इज पॉसिबल टू फॉल्सली टैक्स क्लेम, मीनिंग दैट द करंट अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलवेज नॉट प्रोड्यूस। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर है, एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं है, एम्प्लॉयर के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है कि वो कितना इनकम शो करता है, जिसकी वजह से टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अनपॉपुलर, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस व्हेन द डायरेक्ट टैक्स इज बीइंग पेड, मीनिंग द यूजर विल ऑफन फाइंड द वे टू अवॉइड पेइंग इट। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि इसको हर बंदा कोशिश करता है कि वो आसानी से इसको अवॉइड करे, आसानी से वो कोई दूसरा वे ऑफ ढूंढे जिससे वो इस टैक्स को अवॉइड कर सके। ठीक है। डिस्करेज सेविंग इन्वेस्टमेंट इन टू हाई व्हेन इट वुड बी लीव द कंज्यूमर एंड फ्रॉम लेस अमाउंट वुड अदर कॉजेज ऑफ कुड बी। जब वो टैक्स लगेगा डेफिनेटली, फिर अगर वो टैक्स नहीं लगता तो या तो उसको सेविंग करते या उसको इन्वेस्ट करते, और जब टैक्स लग जाएगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज होती है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देयर इज अ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज रेज not through the journal money directly but they are choose to agent make the economy। ये डायरेक्टली लोगों पे नहीं लगता ना, लोग इसको जमा कराते हैं, ये इनडायरेक्टली लगता है, लाइक प्रोड्यूसर पे लगता है और फिर प्रोड्यूसर ट्रांसफर करता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? A tax that increase the price of goods, meaning the tax is paid when the goods are bought। वो लग देता है प्राइस ऑफ गुड्स पे, और जब आप खरीदते हैं दुकान से तो उस वक्त आप उसको टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूल टैक्स, द गवर्नमेंट कैन चूज टू इम्पोज अ टैक्स ऑन पेट्रोल एज द मीनिंग ऑफ discouraging the consumption but also increase the revenue। This tax is often passed on to the consumer in the form of higher petrol price। Every time petrol is bought the government effectively generate tax revenue। इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट पेट्रोल पे लगाती है और पेट्रोल पंप वालों से ले लेती है। जब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल होलसेल में खरीदते हैं और फिर वो क्या करती है, जब जब लोग उनसे खरीदेंगे तो वो टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर को ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड लेवीज। ठीक है। अच्छा,
वंस अगेन इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या एडवांटेज हैं? चेंज इन अ पैटर्न ऑफ डिमांड, द गवर्नमेंट कैन ऑल्टर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट से अल्कोहल और सिगरेट। तो गवर्नमेंट जिस पे ज़्यादा लगाएगी तो ये नॉर्मली देखा गया है कि लोग उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो इस तरह से जो बैड हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंजम्पशन पे गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है जी। कैन करेक्ट द एक्सटर्नलिटी इफ द प्रोडक्ट कॉज डायरेक्ट एक्सटर्नल कॉस्ट, हेल्थ कॉस्ट एसोसिएट अल्कोहल एंड सिगरेट, द टैक्स कैन बी यूज टू मैटिगेट दीज। तो गवर्नमेंट क्या है कि अगर कोई उनकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, उनके सोसाइटी को इतने खास फायदे नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उन चीज़ों पर टैक्स लगा देती है और फिर उसके हार्मफुलनेस को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर सकती है। लेस इजी टू अवॉइड, ऑफन दीज आर अ पार्ट ऑफ फाइनल प्राइस इंश्योरिंग टैक्स आर पेड। तो इसको अवॉइड करना भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। और आप ये नहीं है कि बोले कि आप मुझसे टैक्स के अलावा प्राइस ले लें, बाकी मैं बोलूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। अलाउ पीपल ग्रेट चॉइस, कंज्यूमर मेक चॉइस एंड देन टैक्स इज paid rather than having income taking away immediately। वो क्या होता है? कंज्यूमर की चॉइस पे नहीं होता कि वो जब उसको कमाएगा, जब देगा, जैसे ही वो खरीदेगा, वटेवर उसके पास है नहीं है, उसे टैक्स पे करना है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज इंक्रीज इनइक्वालिटी, रिगार्डलेस ऑफ इनकम पीपल स्टिल पे द सम टैक्स ऑन गुड। इसमें इक्वालिटी नहीं होती, इक्वालिटी इनइक्वालिटी होती है क्योंकि चाहे गरीब साबुन खरीदेगा, अमीर चीनी खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, सबको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने का। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है बाय इंक्रीजिंग द प्राइस पुट गुड्स। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जब टैक्स लगता है तो वो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर सेम प्राइस के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती, तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं और उससे गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। एस्टेब्लिश अ ब्लैक मार्केट, टैक्स मेक प्राइस टू हाई कैन इंसेंटिव द पीपल टू सोर्स फ्रॉम द ऑल्टर सम इलीगल मार्केट। तो जब लोगों को लीगल मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती हैं तो फिर लोग क्या करते हैं कि इलीगल तरीके से चीज़ों को लेते हैं। जैसे कार्स कोयटा से लेकर आते हैं जो नॉन कस्टम पेड होती है। अगर मुल्क के अंदर कार्स की प्राइस इतनी ज़्यादा ना हो तो डेफिनेटली फिर ये काम ना हो। Higher uncertainty, if the recession people are buying less good, then it means that the receive will decrease much more। अगर अनसर्टेनिटी ये है कि रिसेशन होगा, पीपल कम खरीदेंगे, तो लोगों के पास टैक्स भी गवर्नमेंट के पास कम जाएगा, तो ये भी इसका एक क्या है? डिसएडवांटेज। डिस्टॉर्ट द मार्केट कैन लीड टू इनडिसिक्विलिब्रियम मार्केट प्रोडक्ट एंड हैव बीन टैक्स। जब टैक्स लगेगा तो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग अब उसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसकी प्राइस में टैक्स की प्राइस शामिल होने से उसकी प्राइस अल्टीमेटली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। अब हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। ठीक है जी। इन्फ्लेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अभी तो हमने टैक्स समझ लिया। टैक्स क्या होता है? टैक्स बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मेन सोर्स है जिससे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो लोगों की सैलरी पे एक्साइज, कस्टम डायरेक्टली पर्सन पे लगते हैं, जो पर्सन पे लगते हैं जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता और खुद ही पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स दूसरे पर्सन पे लगते हैं और वो फिर अल्टीमेटली टैक्स बर्डन ट्रांसफर करता है, लाइक प्रोड्यूसर पे लगते हैं, फिर वो उसको प्राइस में ऐड कर देता है। ठीक है, 3 तरह के टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। रिग्रेसिव टैक्स ये होता है जिसकी कम इनकम होती है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। और प्रोपोर्शनल क्या होता है? सारे लोग एक जैसा, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, एक जैसा टैक्स पे करेंगे। और रिग्रेसिव क्या होता है? जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब इसी तरह इन्फ्लेशन को समझना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन आगे चल के हम सारी बात इन्फ्लेशन की होती है। तो क्या है? सिंस अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मनी इन सोसाइटी, लर्निंग अबाउट द कनेक्शन विद द प्राइस लेवल एंड शेल नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि कंटिन्यूअस और परसिस्टेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। देखो, ईद पे प्राइस बढ़ जाती है, रमजान में प्राइस फ्रूट की बढ़ जाती है, उसके बाद सही हो जाती है, इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इन्फ्लेशन की बात जब भी करेंगे वो क्या होगा? परसिस्टेंट इंक्रीज, मतलब कंटिन्यूअस अगर प्राइस बढ़ी जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। और तमाम
तमाम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस नहीं बढ़ी, तमाम चीज़ों की प्राइस बढ़ी है। अगर तमाम चीज़ों की प्राइस बढ़ी हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। वन ऑफ द प्राइस रेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्लेशन, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है। हाउएवर इफ देयर आर द कंटिन्यूस प्राइस राइज द इन्फ्लेशन इज सेड टू बी इंक्रीज, और अगर पूरी तरह से प्राइस बढ़ती रहेंगी हमेशा तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड दैट फॉल इन द इन्फ्लेशन रेट डज नॉट इक्वल टू द lower price, it mainly means that the rate at which the price increases has fallen। तो अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा, उसका मतलब सिर्फ ये है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है। एक रियल वर्सेस नॉमिनल प्राइस होती है, देयर इज डिस्टिंक्शन दैट शुड बी मेड बिटवीन द टर्म आर नोटेड रियल वर्सेस नॉमिनल। ठीक है, हम अपनी अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।